वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। भारत की बड़ी ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने अमरीकी दौरे के दौरान वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद मुल्क का अंदरूनी मामला है और ये जमहूरी लड़ाई भारतीय अवाम को खुद लड़नी है, जिसके लिए भारत किसी और मुल्क या बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार नहीं करता। इस मौके पर उन्होंने भारत की जमहूरियत को दुनिया के लिए एक असासा करार दिया, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत की माँ करार देते हैं। लेकिन अगर जमहूरियत के मुस्तहकम होने या ना होने पर जारी की जाने वाली आलमी दर्जाबंदी की रिपोर्ट्स पर नज़र डाली जाए, ख़ुसूसन जब से नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में हैं, तो भारत की सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं देती। तो क्या भारत में हुकूमती और हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमाओं के ये बयानात महज दावे हैं, यह भारतीय निज़ाम इतना मजबूत है कि वो अपनी जमहूरियत का दिफा कर सकेगा? आज के शो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। जमहूरी रवायात और जमहूरी अमल पर नज़र रखने वाले आलमी इदारों की गुज़िश्ता चंद बरसों की रिपोर्ट्स में भारत की जमहूरियत की रैंकिंग कुछ कम हुई है। भारतीय हुकूमत ने अपनी दर्जाबंदी खुद जारी करने का इंदिया दिया है, जिस पर कुछ हलकों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली गैर सरकारी अमरीकी तंजीम फ्रीडम हाउस ने इस साल की अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत के हवाले से लिखा कि वहाँ जमहूरी तौर पर मुंतखब की गई हुकूमत भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस थी, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुसलमानों और दीगर मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर जारी तशद्दुद को भी उजागर किया गया। भारत के आलमी स्कोर में 2013 के बाद से 10 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई है। दूसरी जानिब बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने भी अपनी ताज़ा तरीन डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को बदस्तूर फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी नाक़िस जमहूरियत की दर्जाबंदी में रखा। ये रिपोर्ट दुनिया भर के 165 ममालिक और 2 खित्तों में इंतखाबी अमल, अवाम की सियासत में शिरकत, वहाँ के सियासी कल्चर और शहरी आज़ादियों जैसे पहलुओं पर गौर करके उन्हें मुकम्मल जमहूरियत, खामियों वाली जमहूरियत, हाइब्रिड हुकूमत या आमराना हुकूमत करार देती है। भारतीय हुकूमत इन आलमी रिपोर्ट्स को मुस्तरद करती आई है। अल जज़ीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अक्सर आलमी रिपोर्ट्स में जमहूरियत पर बुरी दर्जाबंदी से परेशान होकर भारतीय हुकूमत ने अपनी डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करने का फ़ैसला किया है और इस मकसद के लिए एक मकामी थिंक टैंक की खिदमत भी हासिल की हैं। आज व्यू 360 में हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की क्या हालत है भारत में। भारत की सरकार खुद कहती है कि उनका मुल्क जो है वो एक पुरानी जमहूरियत है, सबसे दुनिया की पुरानी जमहूरी निज़ाम है भारत में, और वो एक मजबूत निज़ाम है। वहाँ पर शहरी आज़ादियाँ हैं और मजहबी अक़लियतों को किसी तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन फिर जब आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात करते हैं या वॉच ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स पर नज़र रखते हैं, तो वो जो है भारत पर तनकीद कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वक्त के साथ साथ और ख़ुसूसन जब से नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार संभाला है, तब से माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो काबिल कबूल नहीं है। साथ ही साथ जिस तरह से अपोजिशन लीडर्स को बकौल इन ऑर्गेनाइजेशंस के, इन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। बज़ाहिर बहुत सारे सहाफ़ी भी जो हैं इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि भारत में जो प्रेस फ्रीडम है वो वक्त के साथ साथ कम हुई है, लेकिन भारतीय हुकूमत जो है वो इन दावों को मुस्तरद करती है। आज के शो में हम यही अहाता कर रहे हैं कि क्या भारत जो है वो इस तरह के, या उस पर कोई आलमी दबाव है इस हवाले से कि वो अपने इंसानी हकूक़ के हालात के बारे में, अपने इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दुनिया को कोई यकीन दहानी कराए। इस हवाले से अमरीकी महकमा ख़ारजा में भी जब भी ये सवाल पूछा गया, ये सवाल उठाया गया कि इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं जो कि रिपोर्टेड हैं, उनके हवाले से अमरीका जो है वो भारत से क्या बात करता है, क्या उस पर किसी किस्म का दबाव डालता है। तो हमेशा US स्टेट डिपार्टमेंट ने भी यही कहा कि
बराह रास्त या डायरेक्टली इनडायरेक्टली निजी और आला सतह पर जो है अमेरिका भारत के साथ ये इश्यूज़ उठाता रहता है और दुनिया भर में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अमेरिका जो है उसका दावा है कि वो कहता है कि उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो तमाम एहलकारों से बात करता है। आज व्यू 360 में हम बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो कि वाशिंगटन के दौरे पर हैं और उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी जो है वो भारत का अंदरूनी मामला है और डेमोक्रेसी को मुस्तहकम करना जो है वो ख़ुद भारतीयों की जंग है, वो ख़ुद भारत में रहने वालों की जंग है। उन्होंने अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के हवाले से भी बात की, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से भी बात की, जो कि प्रोग्राम में हम आपको आगे चलकर सुनवाएंगे। और साथ ही साथ हमारे न्यूयॉर्क के साथी अंशुमन अप्ते ने जो है एक और अपोजिशन लीडर से भी बात की। इस वक्त अंशुमन हमारे साथ हैं। जब राहुल गांधी अमरीकी दारुल हुकूमत में सहाफ़ियों से ख़िताब कर रहे थे तो दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ़ के एक और रहनुमा एक तकरीब में शरीक थे। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन पार्लियामेंट दानिश्वर और साबिक़ सफारतकार शशि थरूर ने एशिया सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार किया, जिनमें भारत में जमहूरियत भी शामिल है। अंशुमन, आप हमारे साथ हैं इस वक्त न्यूयॉर्क से। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप टेलीफोन के ज़रिए हमारे साथ हैं। तो अंशुमन, ये बताइए कि जब ये तकरीब हो रही थी तो शशि थरूर ने किन मौज़ूआत पर बात की, फोकस क्या था? इरम, सबसे पहले तो शशि थरूर यहाँ एशिया सोसाइटी की जानिब से ऑर्गेनाइज किए गए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक सेशन को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। और लिटरेचर के साथ जाहिर है बात पॉलिटिक्स पे भी हुई, क्योंकि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अपोजिशन पार्टी के हैं। तो उनसे ऑडियंस की जानिब से भी सवाल पूछे गए इंडिया में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के हालात पर, प्रेस फ्रीडम के हालात पर, इस पर भी कि जैसे आपने जिक्र किया था राहुल गांधी भी उस वक्त यहाँ पर थे, तो उन्होंने जो कुछ बयानात दिए थे उनके ऊपर भी कुछ सवाल हुए। तो उनकी ये राय थी उस पर कि राहुल गांधी जो बोले हैं वो उनकी अपनी राय है, वो अपना ये जो भी ओपिनियंस है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। उनसे ये भी पूछा गया कि एक डेकोरम हुआ करता था कि मुल्क के बाहर अपनी मौजूदा हुकूमत पर जनरली कोई भी पार्टी के लीडर्स क्रिटिसाइज नहीं करते थे, लेकिन उसमें उन्होंने जवाब दिया कि बीजेपी ने भी इसकी शुरुआत की थी जब पंडित नेहरू की पॉलिसीज को लेकर या इंदिरा गांधी की पॉलिसीज को लेकर यहाँ बीजेपी के लीडर्स खुलकर बोलते रहे, बाहरी मुल्कों में जाकर बोलते रहे। तो इस बारे में भी बात हुई। वीओए उर्दू ने जो हमने एक खास मुलाकात उनसे की, तो उसमें भी हमने भारत में डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम के जो सूरत हाल है उनके बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी, उनकी पार्टी जो गवर्नमेंट ने कुछ टैक्टिक्स अपनाए थे उनके खिलाफ ऑलरेडी आवाज उठा चुकी है और मुल्क के बाहर वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। इरम, मैंने भारत और अमेरिका के बीच जो डिफरेंसेस हैं, खासकर यहाँ बात हो रही थी बांग्लादेश को लेकर, तो इसके साथ ही यूक्रेन के बारे में भी डिफरेंसेस हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये एक ग्लिच है संबंधों में, तो उन्होंने कहा कि रिश्तों में ये ग्लिच नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एरिक गारसेटी जो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, उनका एक बयान था कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। तो उस पर शशि थरूर ने कहा कि वो उनके बयान से एग्री नहीं करते। इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट के दौरान स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने की और भी ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि डिफरेंसेस जरूर हैं, लेकिन उन्हें बिहाइंड द क्लोज डोर्स आई एम श्योर लीडर्स डिस्कस कर रहे हैं। डेमोक्रेसी के बारे में जैसे मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ उनकी पार्टी और दूसरी पार्टियां अभी लड़ रही हैं। उसके बावजूद यूएस पॉलिटिक्स के बारे में भी मैंने उनको पूछा कि यहाँ पर साबिक सदर ट्रंप और उनके सपोर्टर्स भी ये इल्जामात लगातार लगाते आ रहे हैं कि उनके खिलाफ एक पॉलिटिकल परक्यूशन, जिसे विच हंट कहते हैं, वो हो रही है। तो उस सूरत हाल में मैंने उनसे पूछा कि वो यूएस में डेमोक्रेसी का हाल किस तरह से देखते हैं। तो शशि थरूर ने हमें बताया कि यहाँ पर वो डेमोक्रेसी मजबूत देखते हैं, लेकिन उन्हें फिक्र इस बात की जरूर है कि इलेक्शन के बाद अगर रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट अगर किसी एक पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ गए तो क्या वो कैंडिडेट उन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जाहिर है उनका इशारा साबिक सदर ट्रंप की ओर था।
तो इन्हीं मुद्दों पर बातचीत हुई और काफी डिप्लोमेटिक आंसर थे, काफी इलोक्वेंट आंसर थे डॉक्टर थरूर के, जिसके लिए वो मशहूर भी हैं। इरम, अंशुमन अपते न्यूयॉर्क से हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आपको लेकर चलते हैं शशि थरूर के इंटरव्यू की जानिब, जब वो भारत की सूरत हाल, भारत में जमहूरियत की सूरत हाल पर बात कर रहे थे। इन इल्ज़ामात के बारे में हम भारत के अंदर पहले ही आवाज़ उठा चुके हैं और जब हम बैरूनी ममालिक में जाते हैं तो इन पर फोकस नहीं करते। तो हमें मुल्क के अंदर तशवीश है कि हुकूमत प्रेस की आज़ादी पर पाबंदियाँ लगा रही है, खुद मुख्तार इदारों को खोखला कर रही है, टैक्स अथॉरिटी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के गलत इस्तेमाल से अपोजिशन पार्टीज़ को हरासा कर रही है। तो इस वक्त हमारी हुकूमत ऐसे कई गैर जमहूरी इक़दाम उठा रही है जिसकी हम अंदरूनी तौर पर मज़म्मत करते हैं, लेकिन यहाँ मुल्क से बाहर मैं इन पर बात नहीं करना चाहता। अंशुमन ने शशि थरूर से भारत और अमेरिका के ताल्लुकात से मुताल्लिक भी बात की और उनका नुक्ता नज़र जो था वो काफ़ी मुस्बित था। उसकी क्या वजूहात उन्होंने बताई, आइए देखते हैं। सबसे बड़ी तशवीश ये है कि इंतखाबात के नतायज जिस पार्टी के खिलाफ जाएंगे वो उन्हें कबूल करती है या नहीं। कम से कम भारत में हमें ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं हुआ। हुकूमत ने ये कबूल कर लिया कि उन्होंने एक बड़ी तादाद में सीटें हारी और वो इस हकीकत के साथ जी रहे हैं। लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसी सूरत हाल है कि एक उम्मीदवार ये साफ साफ नहीं बता रहा कि इंतखाबात के नतायज अगर उनके खिलाफ आते हैं तो उन्हें वो कबूल करेंगे या नहीं। तो इस बात पर तशवीश है कि अमेरिका जैसी मुस्तकम जमहूरियत को जमहूरी अमल के बारे में ऐसी बुनियादी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना था कि मुल्क में जमहूरियत काम नहीं कर रही थी और लोगों को जमहूरी इक़दार के लिए मुतहरक करने के लिए उन्होंने मुल्क गिर तहरीक चलाई। उनका दावा था कि उनकी तहरीक बहुत हद तक कामयाब रही है, जिसमें उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि भारतीय माशरा हमेशा जमहूरियत पसंद रहा है और मुल्क में इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं। राहुल गांधी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी का नुक्ता नज़र अहम खारजा अमूर पर नरेंद्र मोदी हुकूमत के साथ मुताबिकत रखता है, जिसमें भारत के अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी शामिल हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब तक दहशतगर्दी का सिलसिला बंद नहीं होता पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में गुज़िश्ता 10 वर्षों में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया है। भारत की जमहूरियत हमलों की जद पर रही है, इसे बहुत बुरी तरह से कमजोर किया गया है और अब वो बहाली के लिए कोशां है और मुझे यकीन है कि ये वापस लौटेगी, मगर वो तबाहाल थी। मैंने महाराष्ट्र की हुकूमत को हमसे छिनते देखा है, ये मेरी आंखों के सामने हुआ है। मैंने देखा कि कैसे हमारे कानून साजों को खरीद लिया गया और उन्होंने वफादारियां तब्दील कर लीं और वो अचानक बीजेपी के कानून साज बन गए। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ यूनिवर्सिटी नॉर्थ टेक्सास के प्रोफेसर वकार अहमद मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइए कि डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट्स में भारत की रैंकिंग कम हुई है। मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ या मौजूदा हालात को देखते हुए इन रैंकिंग से क्या ज़ाहिर होता है? कम इसलिए हुई है कि डेमोक्रेसी सचमुच में खतरे में है। खतरे में है, मैं वो अलार्म साउंड करने के लिए नहीं कहूँगा। खतरे में इसलिए है क्योंकि जो लिबरल डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं वो उसकी जो स्पेस है वो काफी हद तक हिंदुस्तान में कम हो गई है। पहले जैसे लिबरल डेमोक्रेसी कहा जाता था और हालांकि बहुत बार कांग्रेस रूल इंडिया में नहीं भी करती थी, ऑपोजिशन पार्टी भी पावर में आती थी, तो एक न्यूट्रलिटी जो इंस्टीट्यूशंस में रहती थी वो रहा करती थी और इंस्टीट्यूशन ठीक तरह से फंक्शन करती थी। पर अब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि जुडिशरी है या इलेक्शन कमीशन है वो इम्पार्शियली और काम नहीं कर रही हैं। जैसे कि इस बार इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन से पहले 2 चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन पे भी जो है शक किया गया कि वो न्यूट्रल नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की जो फंड्स थी
ठीक इलेक्शन से पहले वो फ्रीज हो गई। ये तो एक और ही बात है कि माइनॉरिटीज की जो है स्पेस काफी श्रिंक कर चुकी है। माइनॉरिटीज को हरास किया जाता है, उनके घरों को गिरा दिया जाता है, उनके मस्जिदों को गिरा दिया जाता है। तो ये तो एक कंटिन्यूअस प्रॉब्लम है ही है। पर ऐसा देखा जा रहा है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इन पर भी जो है राइट विंग फोर्सेस का कब्जा हो चुका है। तो जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी या इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी या पुलिस की इम्पार्शियलिटी, इन पे भी जो है अब काफी हद तक शक करने लगा गया है। हिंदुस्तान में मीडिया पे काफी पहले कहा जाता था कि मीडिया अच्छी है, पर अब जो है मीडिया पे भी जो है मीडिया कुछ बड़े हाउसेस में के अंदर ही कंट्रोल हो चुका है। तो मीडिया की इम्पार्शियलिटी भी जो है डिसअपियर कर गई है। तो इन सब वजह से जो है ह्यूमन राइट्स की इशू को कौन आगे ले जाएगा, किस तरह से प्रोटेक्ट होगा, ये काफी जेपेडी में है। वकार अहमद, ये बताइए कि जब ज़मीनी हक़ाइक़ जो आप बता रहे हैं अगर वो हैं, तो ऐसे में फिर भारतीय सरकार जो है वो कैसे इसको डिनाई कर सकती है, और वो क्यों जो इंटरनेशनल रैंकिंग है डेमोक्रेसी इंडेक्स के हवाले से उसको नहीं मानती? देखिए, मानना नहीं मानना वो तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रही है, इसलिए क्योंकि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बचा नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरनली चैलेंज कर सके और चैलेंज करके ये कहे कि ये प्रॉब्लम्स है और आप इसे हैंडल नहीं कर रहे हैं। इंटरनली गवर्नमेंट तब मानती है जब प्रेस फ्रीडम हो और प्रेस और जुडिशरी गवर्नमेंट को चैलेंज करके उसे अपने घुटनों पे ला पाए। तो ना ही प्रेस फ्रीडम है हिंदुस्तान में, ना ही जुडिशरी कंप्लीटली इम्पार्शियल है और फ्री ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट को फ्रीडम देता है कि वो जो मन में आए वो बोल दे और कह दे कि भाई हम इसे नहीं मानते। ये प्रॉब्लम हो चुका है। वकार, ये बताइए कि अल जज़ीरा ने दावा किया है कि ये सारे इंटरनेशनल रैंकिंग को सामने रखते हुए इंडिया जो है वो अपना एक डेमोक्रेसी इंडेक्स कमीशन की तरफ उसके क़याम की तरफ जा रहा है। तो फिर ऐसे में इस कमीशन, अगर ये ख़बर दुरुस्त है और अगर ये हो जाता है, तो उस कमीशन की फिर क्या अहमियत होगी? उसकी कोई अहमियत मेरे ख्याल से तो होगी नहीं। जब तक इम्पार्शियलिटी इंस्टीट्यूशंस में एम्बेडेड नहीं होंगी तब तक उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। जी, इस बार एक चीज जो बेहतर हुआ है वो ऑपोजिशन थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन हुआ है। इलेक्शंस में ऑपोजिशन कहने लायक इस बार वोट्स लेकर एटलीस्ट कहने लायक ऑपोजिशन स्ट्रेंथन हुआ है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है पहले के सर्कमस्टेंसेस में। पर फिर भी अगर आप देखेंगे तो ऑपोजिशन जो है हिंदुस्तान के अंदर खुली तौर से चाहे वो यूनिवर्सिटीज में हो प्रोग्राम्स नहीं ऑर्गेनाइज कर पाता। आप अगर देखेंगे तो स्टूडेंट लीडर जैसे उमर खालिद जेएनयू के हैं, वो कई साल से जेल में बंद है, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो कहे कि ये एक लड़का है जो जेल में बंद है, जेएनयू का है, और उसकी क्राइम क्या है जो इतने साल से वो जेल में बंद है और उसे कोर्ट फ्री नहीं कर पा रहा है, उसे बेल नहीं दे पा रहा है। ये सही वकार अहमद, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, मैं ये चाहूंगी कि आप ये भी बताइए कि कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, उनकी इस दौरे की क्या अहमियत है? राहुल गांधी अमेरिका में मेरे ख्याल से इसलिए है ताकि वो यहाँ पे स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज में फ्रीली आकर लोगों के क्वेश्चंस को फेस करे और रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में उन्हें मिलता नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर उन्हें हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज में बुलाएंगे और सवाल पूछेंगे तो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स
उसको फायर कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से वो श्रंक डेमोक्रेटिक स्पेस, जिसके वजह से इंडेक्स इतना लो है हिंदुस्तान का, वो प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए वो यहाँ पे आए हैं। जो वो हिंदुस्तान में नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। एटलीस्ट मुझे यही लगता है कि वो क्योंकि यहाँ पे आके वो क्या कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं और थिंक टैंक से बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली डायस्पोरा को रीच आउट कर रहे हैं। जाने से पहले मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट विजिट जो है वो आने वाला है। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा बराए जनूबी और वस्ती एशिया डोनाल्ड लू भारत और बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं, और वो एक ऐसे टाइम पर दौरा कर रहे हैं जब बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म मुल्क छोड़कर भारत चली गई हैं। क्या उनके दौरे का ताल्लुक किसी तरह से भी इस डेवलपमेंट से हो सकता है? ये कहना थोड़ा, यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव पैरेलल चल रहा है। जो चीफ मिनिस्टर इंडिया भाग कर गई हैं, तो एक तो उनके खिलाफ ये है कि प्रोटेस्ट जो बांग्लादेश में रहा है वो जेन्युइन रहा है, और उनका जो रिजीम रहा है बांग्लादेश में बहुत अथॉरिटेरियन रहा था, और हिंदुस्तान उस अथॉरिटेरियन रिजीम को सपोर्ट कर रही थी। पर भागते वक्त उन्होंने हिंदुस्तान ये भी कहा कि मेरी सरकार इसलिए गिराई गई है क्योंकि अमेरिका का दबाव था। तो उन्होंने डबल गेम खेला है या क्या था, ये तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पर वो पॉपुलर लीडर नहीं थी बांग्लादेश में, ये पॉपुलर अपराइजिंग जरूर था। तो ये सॉर्ट आउट किस तरह से किया जाएगा, एटलीस्ट अभी वो पॉपुलर नहीं है बांग्लादेश में। वकार अहमद, ये इशू टेक्सास से हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इरम। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।